very good morning to all. Let us proceed with my second lecture on cloud computing. We had earlier discussed about in lecture 1 we have discussed about the very basic concepts of cloud computing and its comparison with insurance companies, a type of insurance companies. So the topics which we are today going to cover as key: what is cloud computing, early models of cloud computing, delivery models and its services, ethical issues in cloud computing, cloud vulnerabilities, parallel computing and distributed systems. ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो आज के सिनेरियो में काम हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का भी कॉन्सेप्ट है. उसमें कहीं ना कहीं जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स जो है ये कॉन्सेप्ट भी लागू होता है. पैरेलल कंप्यूटिंग का भी कॉन्सेप्ट है. तो कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे हैं. ठीक है, तो मेन मुद्दे की बात जो है कि देयर आर एन नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, सो लेट्स मूव टू वेरी क्विकली डिस्कस अबाउट द बेसिक कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या. कि बेसिकली ये यूबिक्वियस कंप्यूटिंग को इनेबल करता है. इट इनेबल्स द यूबिक्वियस कंप्यूटिंग. एंड यूबिक्वियस कंप्यूटिंग का बेसिक मीनिंग ये है कि कंप्यूटिंग एनी टाइम एनीवेयर. एनी टाइम एनीवेयर कि आप क्या कर रहे हो कि आप कंप्यूटिंग को फिजिबल बना रहे हो एनी टाइम and anywhere possible. This is the main advantage of the cloud computing concepts. ठीक है, and access to shared resources, ubiquitous computing and access to shared pool of resources. जो resources एक particular cloud provider के पास हैं, उसके पास बहुत सारे resources हैं. They have n number of resources जो शायद कि एक कॉमन आईटी इंजीनियर को शायद पता भी नहीं होंगे. ठीक है, हाई लेवल ऑफ सर्विसेज जिनको रैपिडली हम प्रोविजन कर सकते हैं. प्रोविजनिंग का बेसिक मीनिंग है कि टू प्रोवाइड, प्रदान करना. और वो जो बेसिकली जो सर्विसेज हैं, फीचर्स हैं, उनको कैसे प्रोवाइड कराना है विद मिनिमल एफर्ट्स. उसमें एफर्ट्स बहुत कम लगेंगे. एंड जो भी सारी सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं दे ऑल आर प्रोवाइडेड ओवर द इंटरनेट. ठीक है, अब बेसिकली फायदा क्या हुआ, मेन बेनिफिट क्या निकल कर आया, दैट इज शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस. पहली बात कि रिसोर्सेस शेयर हो रहे हैं. एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीन्स जो कॉस्ट आती है टू दी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, टू दी कंपनीज, वो बहुत ही मिनिमल हो जाती है. इकोनॉमिकली बहुत अच्छा हो जाता है. दैट इज सिमिलर टू ए पब्लिक यूटिलिटी कि आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, उसको एन नंबर ऑफ पीपल्स जो है यूज कर रहे हैं, तो पर पर्सन जो कॉस्ट आएगी वो बहुत मिनिमल हो जाएगी. ठीक है, अगर नंबर ऑफ पीपल बहुत कम यूज कर रहे हैं तो पर हेड जो कॉस्ट आएगी वो बढ़ जाएगी. तो ये सिमिलर कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे यूज हो रहा है. ठीक है, आगे बात करते हैं कि दैट इज द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज. आपको सर्विस सेवाएं मिलती हैं लाइक सर्वर्स, स्टोरेज, डेटाबेसेस, नेटवर्किंग्स. ठीक है, सारे का सारा ओवर द इंटरनेट प्रोवाइड हो रहा है. और जो कंपनीज इसको प्रोवाइड करानी है दे आर टर्म्ड एज क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स. उनको हम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स कहते हैं. एग्जांपल इज IBM, Amazon वेब सर्विसेज. ठीक है, दिस इज एग्जांपल ऑफ फ्यू कंपनीज. और जो क्लाइंट्स इनकी सर्विसेज को अवेल करते हैं दे आर चार्ज्ड ऑन यूजर्स बेसिस. कितना वो इस्तेमाल कर रहे हैं, दे आर चार्ज्ड एज पर यूजर्स. जैसे कि एक फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे आपके घर में गैस के लिए आप चार्ज करते हो, IGL गैस कनेक्शन के लिए. इलेक्ट्रिसिटी जो आपका स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपको चार्ज करता है, जितनी बिजली आप यूज करोगे उतना आपको एज पर स्लैब रेट आपको पे करना पड़ता है. तो सेम इज द सिनेरियो कि जो आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो क्लाइंट्स को किस तरह से चार्ज करते हैं. दिस इज अ ब्रीफ डायग्राम अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल, रिसोर्सेज, एट्रीब्यूट्स. तो डिलीवरी मॉडल्स की अगर हम बात करें तो 3 डिलीवरी मॉडल्स हैं इसके. दैट इज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस. ठीक है, डिप्लॉयमेंट मॉडल्स की बात करें कि कितने तरीके के मेजरली अभी यहाँ पे 3-4 तरीके शो कर रहे हैं कि है क्या बेसिकली पब्लिक, प्राइवेट, कम्युनिटी, हाइब्रिड. इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ लेके जाते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर किस टाइप का बन सकता है. आपका डिस्ट्रीब्यूटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्स वर्चुअलाइजेशन, ऑटोनोमस सिस्टम हो सकता है.
ऑटोनोमस मीन्स विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन वो सिस्टम जो है वो अपने आप काम कर रहा है। रिसोर्सेज वर्चुअलाइजेशन, रिसोर्सेज वर्चुअलाइजेशन मीन्स कि आपका जो भी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म है उसको सॉफ्टवेयर के फॉर्म में कन्वर्ट, उसका एक सिमुलेटेड सॉफ्टवेयर बना दिया, एंड नाउ द डेवलपर और द प्रोग्रामर इज एबल टू वर्क ऑन दैट सिमुलेटेड सॉफ्टवेयर रादर देन एक्चुअल हार्डवेयर। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, बट ऑब्वियस बात है कि आपके एक कंपनी है आपकी एमएनसी, उसके एन नंबर ऑफ प्लेसेस पर उसके ऑफिसेज हैं, मतलब जो आपका उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा का सारा वो एन नंबर ऑफ प्लेसेस पे है, एक से ज़्यादा प्लेसेस पर है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर या रिसोर्सेज, देन इट इन लेमैन टर्म्स इट मे बी कंसिडर्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ठीक है। कोई भी सर्विस प्रोवाइड करानी है तो उसके लिए भाई फिजिकल फैसिलिटी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए प्रोवाइड कराना ही पड़ेगा। ठीक है। तो अगर क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया, आपके सर्वर्स, नेटवर्किंग डिवाइसेस। ठीक है, दिस इज फ्यू एग्जांपल, सर्वर्स, नेटवर्किंग डिवाइसेस लाइक दैट। ठीक है। सॉफ्टवेयर सर्विसेज, सॉफ्टवेयर इनके पास एन नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर हैं, वो उन पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स को ओवर द इंटरनेट ट्रांसफर कर देंगे, तो वो आपका that will work as software as a services। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज योर प्लेटफॉर्म्स एज सर्विसेज। कई सारे डेवलपर्स को या प्रोग्रामर्स को बोलो कि वो आपको पूरा का पूरा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा देंगे जिसमें आप अपनी कुछ और नई एप्लीकेशंस आप लोग डेवलप कर पाएंगे। ठीक है। रिसोर्सेज क्या है इसके अंदर, कंप्यूटिंग सर्वर्स एक रिसोर्स है, नेटवर्किंग डिवाइसेज एक रिसोर्सेज हैं, सर्विसेज जो ये प्रोवाइड करा रहा है वो एक कुछ रिसोर्सेज हैं, एप्लीकेशंस, इसके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कई सारे हैं। ठीक है। एट्रीब्यूट्स, प्लस पॉइंट क्या है कि इसका नेचर जो है क्लाउड कंप्यूटिंग का वो बड़ा इलास्टिक है। इलास्टिसिटी की अगर हम बात करें तो कई बार डिमांड ज़्यादा है, कई बार डिमांड कम है। तो जब डिमांड ज़्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली जो एक्स्ट्रा सरप्लस रिसोर्सेज हैं, सरप्लस जो हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे और वो जो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करना शुरू कर देंगे। ठीक है। दिस इज नोन एज इलास्टिसिटी, मीन्स डिमांड ज़्यादा होगी या कम होगी तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को ट्यून अप करके सारा काम निपटा देंगे। पे एज पर यूजेस, जैसे यूटिलिटी बिल्स, जैसे अभी एग्जांपल दिया आपका गैस बिल का या इलेक्ट्रिसिटी बिल का। ठीक है। मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, अब भाई एन नंबर ऑफ कंपनीज को, क्लाइंट कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड करानी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो सेटअप करना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। बेसिक अर्ली मॉडल्स अगर हम जो हमें ये दिखाई देता है कि ये एकदम से नहीं आया मार्केट में, इसको टाइम लगा मार्केट में आने में, और इसके पहले और भी कुछ मॉडल्स थे। तो जो पहले बेसिक दो अर्ली मॉडल्स की अगर हम बात करें तो एक है आपका ग्रिड कंप्यूटिंग, इनिशिएटेड बाय नेशनल लैब्स इन 1990s। तो ये नेशनल लैब्स हैं जो कि बेसिकली साइंटिफिक कंप्यूटिंग में डील करती हैं। और ग्रिड कंप्यूटिंग का जो डेफिनेशन है वो क्या बोलता है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज फ्रॉम मल्टीपल लोकेशंस टू रीच ए कॉमन गोल। एन नंबर अलग अलग लोकेशन से हमने कंप्यूटर रिसोर्सेज को कलेक्ट करा और ताकि ये कॉमन एजेंडा या टारगेट पर हम लोग पहुंच पाए। कलेक्शन, दोबारा बोल रहा हूँ, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज फ्रॉम मल्टीपल लोकेशंस, अलग अलग लोकेशन से रिसोर्सेज कलेक्ट कर रहे हैं। रिसोर्सेज में भी एनी टाइप, किसी भी तरह के रिसोर्स हो सकते हैं, ये उनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। कैन बी थॉट ऑफ एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, इसको एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की तरह हम मान सकते हैं क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो एन नंबर ऑफ प्लेसेस पर हैं विद नॉन इंटरेक्टिव वर्कलोड, उनमें आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, उनका मेन एक ऑब्जेक्टिव है, उसको उन्हें पूरा करना है। ठीक है। यूटिलिटी कंप्यूटिंग आगे बात करते हैं, ये 2005-6 में आया था और आईटी कंपनीज ने इसको टारगेट करा बेसिकली एंटरप्राइज कंप्यूटिंग के लिए। सर्विस प्रोविजनिंग मॉडल है, मींस सर्विसेज प्रोवाइड करानी है कंपनीज को। ठीक है। मिक्स कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट अवेलेबल टू कस्टमर्स, सर्विसेज रिसोर्सेज जो है और इंफ्रास्ट्रक्चर कस्टमर्स को प्रोवाइड कराना है। ठीक है। और जो इसकी चार्जिंग होती है फॉर स्पेसिफिक यूजेस, वो आप चार्जिंग जो मतलब पेमेंट रेट है वो आपका स्पेसिफिक यूजेस के हिसाब से है रादर देन अ फ्लैट रेट। ठीक है। एक फ्लैट रेट के बजाय।
ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली कर क्या रहा है कि ये ऑन डिमांड, जब भी डिमांड आएगी, एक स्केलेबल एंड इलास्टिक कंप्यूटिंग मॉडल प्रेजेंट कर रहा है। स्केलेबिलिटी, तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स हैं दे आर स्केलेबल एंड इलास्टिक इन नेचर, ठीक है। रिसोर्सेज यूज फॉर दी सर्विसेज कैन बी मीटर्ड, जो इनके लिए रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, ठीक है। मीटर्ड मींस कि इनका हम एक वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितने कौन फॉर एग्जांपल एन नंबर ऑफ क्लाइंट कंपनीज हैं, उनमें से एक्स नाम की कंपनी ने कितने क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज कब से कब तक यूज करे, मीटर्ड। एंड यूजर्स आर चार्ज ओनली फॉर रिसोर्सेज, जो उसके यूजर्स हैं, यूजर्स कौन हो गए इसके, क्लाइंट कंपनीज हो गई, उनको हम रिसोर्सेज के लिए चार्जेस करते हैं। शेयर्ड रिसोर्स एंड शेयर्ड मैनेजमेंट, रिसोर्सेज शेयर्ड हैं और उनका आपका मैनेजमेंट भी शेयर्ड है। क्लाउड यूजेस शेयर्ड पूल ऑफ रिसोर्सेज, शेयरिंग है, तो ये इसका एक बड़ा अच्छा एडवांटेज है कि जब हम शेयरिंग करते हैं तो आपका जो कॉस्ट जो होती है वो दैट डिक्लाइंस, कॉस्ट जो होती है वो डिक्लाइन हो जाती है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी टू ऑफर स्केलेबल एंड इलास्टिक सर्विसेज, हम इंटरनेट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं क्योंकि सारी की सारी सर्विसेज जो प्रोवाइड हो रही हैं दे आर बीइंग प्रोवाइडेड ओवर द इंटरनेट, ठीक है। इलास्टिक कंप्यूटिंग, ठीक है, इलास्टिक कंप्यूटिंग जस्ट अभी डिस्कस हो चुका है। एबिलिटी ऑफ टू डायनामिकली एंड ऑन डिमांड एक्वायरिंग कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, जब भी जरूरत पड़ेगी तुरंत आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड हो जाएंगे। डायनामिकली मींस एट रन टाइम, पहले से कुछ नहीं, जब अगर एकदम से डिमांड ज्यादा आएगी वो सारी की सारी डिमांड दैट इज सेटल्ड डाउन। मीटर्ड, रिसोर्सेज मीटर होते हैं एंड यूजर्स आर चार्जेस, ये बात डिस्कस हो चुकी है। मोर इफेक्टिव ड्यू टू रिसोर्स मल्टीप्लेक्सिंग, रिसोर्सेज मल्टीप्लेक्सिंग की वजह से ज्यादा इफेक्टिव माना गया है और मेन मोटिव इसका दैट इज टू लोअर दी कॉस्ट। डेटा स्टोरेज की बात करें तो डेटा जो है स्टोर कहाँ पर हो रहा है आपका, क्लाउड में। और क्लाउड मीन्स बेसिकली, अब यहाँ पे ये वर्ड इसने बार बार यूज करते हैं कि क्लाउड है, लेकिन ये जो अब मेन मुद्दे की बात समझने वाली है कि ये वर्ड क्लाउड आया क्यों। तो बेसिकली जब इसकी शुरुआत हुई लेट 90s और अर्ली सन 2000 के आसपास, तो ये तो हम सबको पता है कि डेटा स्टोर करने के लिए अल्टीमेटली हमें सर्वर्स चाहिए। अब हुआ क्या, बेसिकली जो इसके डिजाइनर्स थे जब उन्होंने सारे के सारे सर्वर्स को कनेक्ट करना शुरू करा तो जो उनका डिजाइन बनकर आया कागज पर, वो एक बादल की शेप में डिजाइन बनकर आया इस तरीके से, जहां पे एक सर्वर जो है वो कई सारे एक दूसरे सर्वर से कनेक्टेड है। कैन यू इमेजिन कि ये परफेक्ट बादल का शेप नहीं आया, लेकिन जो उनका कागज पर डिजाइन बनकर आया, ठीक है, तो वो इट वाज लाइक अ क्लाउड, इसलिए इसको नाम दिया गया, उन्होंने नाम दिया कि इसको लेट अस टर्म इट एज अ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो भाई कोई भी नई टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, कोई भी नई खोज होगी, उसको कोई नाम तो देना ही पड़ेगा। अब मैक्सिमम केसेस में हुआ क्या है, जितनी भी पुरानी खोज हुई है, जितनी पुरानी रिसर्च हुई है जो मुझे पता है, जिस वैज्ञानिक ने या जिस रिसर्चर ने जो वो खोज करी है उसी के नाम से उन्होंने वो जो है उसका नामकरण कर दिया है। जैसे न्यूटन्स लॉ, फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन्स के 3 लॉ पढ़ाए जाते हैं, तो न्यूटन सर ने वो 3 नियम फाइंड आउट करे थे, तो न्यूटन्स लॉ आ गया आपका फिजिक्स में पढ़ने के लिए, ठीक है भाई, ठीक है। तो डेटा स्टोरेज, आपका डेटा किस तरह से स्टोर हो रहा है, अब ये तो आपका लोकेशन इंडिपेंडेंट मैनर में काम हो रहा है भाई, लोकेशन इंडिपेंडेंट मैनर में काम हो रहा है। अब डेटा स्टोरेज जो कैपेसिटी है, जो स्ट्रेटेजी है, उससे होता क्या है कि आपकी एक तो रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, एक ये बेनिफिट निकल कर आया, एज वेल एज सिक्योरिटी कंसर्न जो है, ये आपका ये सिक्योरिटी जो बेसिकली एन नंबर ऑफ क्लाइंट कंपनीज के डेटा रिकॉर्ड जो हैं वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के पास स्टोर हो रहे हैं, ठीक है। अब जब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास स्टोर हो रहे हैं तो डेटा की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है वो सर्विस प्रोवाइडर्स की है। अब जो नई बात इसमें मार्केट में निकल कर आई है वो ये बात निकल कर आई है कि अब आने वाले सन 2030 तक इंडिया शुड बिकम अ डेटा स्टोरेज हब, ठीक है। अब अगर इंडिया को डेटा स्टोरेज हब बनना है तो मींस अब टाइम किसका आने वाला है, टाइम आने वाला है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनीज का। मींस
अब तक हम लोग कर क्या रहे थे इंडिया में, इंडिया के एन नंबर ऑफ कंपनीज हैं, उन्होंने काम यहाँ पे किया, स्मॉल कैप मिड कैप जो भी कंपनी का साइज हो, उन्होंने काम यहाँ पे किया, उन्होंने शाम को अपना बटन दबाया, उनका डेटा रिकॉर्ड सारा स्टोर हो गया आपका यूएस और यूरोप में जाके, जो आपकी मेन बड़ी बड़ी कंपनीज हैं आईबीएम और अमेजॉन वेब सर्विसेज, वहां पर जाके उनका डेटा सेव हो गया। अब मोदी साहब ने क्या बोला है कि क्योंकि इंडिया जो है अब पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, रिक्वायरमेंट्स ग्रो कर रही है, इंडिया के डेटा की सिक्योरिटी, इंडिया के जो डेटा है वो इंडिया में ही स्टोर होना चाहिए। मींस अब जो स्टोरेज कैपेसिटी है डेटा रिकॉर्ड्स की वो इंडिया में ही इनबिल्ड होना चाहिए। मींस इंडिया का डेटा इंडिया में रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। ठीक है भाई, ये नई बात है मार्केट में अब। ठीक है, मैनेजमेंट की बात करें अब इसकी कि मैनेजमेंट क्या बोलता है। मेंटेनेंस सिक्योरिटी ये आपकी सर्विस प्रोवाइडर की जिम्मेदारी हो गई। सर्विस प्रोवाइडर ऑपरेट्स मोर एफिशिएंटली ड्यू टू स्पेशलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। सर्विस प्रोवाइडर जो है उनके पास फंड्स की कोई कमी नहीं है, उन्होंने पूरा सेटअप लगा के रखा हुआ है, उनके पास उनकी ट्रेंड स्किल्ड वर्कफोर्स है। दे हैव देयर ओन ट्रेंड वर्कर्स जो 9 to 6 पूरा 9 to 6 भी मैंने कम बोला, 24/7/365 उनके इंजीनियर्स वहां पर हैं। उनके इंजीनियर्स दे आर 24/7/365। इनके जो स्किल्ड वर्कर्स हैं दे आर देयर टू टेक केयर ऑफ योर डेटा रिकॉर्ड्स। ठीक है, आगे बात करते हैं। रिसोर्सेज सच एज सीपीयू साइकिल्स, स्टोरेज एंड नेटवर्क्स एंड बैंडविड्थ आर शेयर्ड। अब सीपीयू साइकिल्स जो ये कॉन्सेप्ट आ गया, ये कहीं ना कहीं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट आ गया। सीपीयू साइकिल, एक साइकिल सीपीयू जो होता है उसकी पूरी एक साइकिल होती है। ठीक है, उसमें उसके कई सारे काम हैं, फैचिंग, डिकोडिंग, इंस्ट्रक्शंस, इस तरह से 3-4 उससे काम होते हैं पूरे। तो वो सारे के सारे कामों को हम क्या बोलते हैं, एक पूरी साइकिल बोलते हैं उसको, सीपीयू साइकिल। ठीक है, तो रिसोर्सेज सारे शेयर हो जाते हैं इसमें। ठीक है, मल्टीपल एप्लीकेशंस शेयर अ सिस्टम। मल्टीपल एप्लीकेशंस एक सिस्टम को शेयर करती हैं। पीक डिमांड फॉर रिसोर्सेज आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, जो पीक कुछ टाइम ऐसे रहते हैं जब आपकी डिमांड जो है तो वो बहुत ज्यादा होती है। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि अगर, ठीक है, यहां पे उन्होंने सिंक्रोनाइज नहीं करा है। दस मल्टीप्लेक्सिंग लीड्स टू हायर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ये नया कॉन्सेप्ट इसमें है कि जब डिमांड ज्यादा रहेगी तो हम मल्टीप्लेक्सिंग की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखो, आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे जो आपको सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा क्लासेस में, सीपीयू साइकिल, मल्टीप्लेक्सिंग, ये सब चीजें इसमें आ गई हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में आ गई हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप लोग एक सिस्टम डिजाइन करते हो, तो उसमें n नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। व्हेन वी आर डिजाइनिंग ए सिस्टम, आप इसको ऐसे मान लीजिए कि ये आपका एक सिस्टम डिजाइन हो रहा है और इसमें n नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, n नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स इसमें अप्लाई होंगे। एंड वो ये जो कॉन्सेप्ट्स होंगे ये आपके किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं। मानते नहीं मानते भाई इस बात को? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर का एग्जांपल आपके सामने है, डिजिटल का एग्जांपल आपके सामने है, मल्टीप्लेक्सिंग की बात कर रहे हैं यहां पर हम। ठीक है, रिसोर्सेज कैन बी एग्रीगेटेड टू सपोर्ट डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशंस। रिसोर्सेज को जो है हम एक जगह पर एग्रीगेट कर सकते हैं ताकि हम डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशंस जिनमें डेटा बहुत ज्यादा चाहिए, डेटा रिकॉर्ड्स बहुत ज्यादा चाहिए, हम उनको सपोर्ट कर पाए। ठीक है, डेटा शेयरिंग फैसिलिट, ये कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज, जो ये डेटा शेयरिंग फैसिलिटेशन सेंटर है, ये कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है। मतलब कई सारी एक्टिविटीज एक साथ चलती रहती हैं। तो बट ऑब्वियस बात है, जब अगर कई n नंबर ऑफ एक्टिविटीज एक साथ चलेंगी तो जो सर्वर्स इसमें इन्वॉल्व हैं या प्रोसेसर्स इन्वॉल्व हैं, दे शुड बी ऑफ हाई पावर टू सपोर्ट n नंबर ऑफ एक्टिविटीज साइमल्टेनियसली और पैरेलली। ठीक है, n नंबर ऑफ एक्टिविटीज आपकी साइमल्टेनियसली या पैरेलली चल जाएंगी। ठीक है, एंड eliminates initial investment cost for a private computing infrastructure and the maintenance and operation cost। भाई अब देखो सुनो, यहां पे क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम पास हो गया, कंपनी जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने कंपनी को शुरू करे हुए कुछ टाइम हो गया, तो अब यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट एलिमिनेट कैसे होगी? बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर है वो, दे ऑल आर प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने कुछ
एंड फॉर एग्जांपल एक्स अमाउंट उन्होंने खर्च करा, उनका प्रॉफिट ही इतना आ रहा है हर क्वार्टर का। बेसिकली जो भी प्राइवेट जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स को हर क्वार्टरली कैलकुलेट करते हैं, हर क्वार्टरली उसको कैलकुलेट करते हैं। अब उसका प्रॉफिट ही इतना आ रहा है जो क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनीज हैं कि इन्होंने जितना इनिशियली पैसा लगाया था अपना क्लाउड कंप्यूटिंग को, कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी को स्टैब्लिश करने में, वो सारा वसूल हो चुका है। ठीक है, तभी उन्होंने इसमें लिखा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांटेजेस क्या है कि अगर आप एज सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी सेटअप करो लाइसेंस लेकर, तो इनिशियल कॉस्ट जो है वो आपकी कुछ सालों में जो है वो वसूल हो जाएगी। इनिशियल कॉस्ट आपकी कुछ सालों में वसूल हो जाएगी, और उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस और ऑपरेशन कॉस्ट की जिम्मेदारी जो है वो आपकी किसकी है, वो आपके सर्विस प्रोवाइडर की है। ठीक है, सिर्फ आपको कुछ सालों के बाद सर्विस प्रोवाइडर को रनिंग कॉस्ट बियर करनी है, बाकी सब उस कंपनी का प्रॉफिट है। ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी टू पे एज यू गो फॉर कंप्यूटिंग, ये डिस्कस हो ही चुका है भाई। ठीक है, कॉस्ट, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एन नंबर ऑफ कंपनीज हैं, टोटल कॉस्ट फॉर एग्जांपल एक्स रुपीस की कॉस्ट आती है, एन नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं, तो पर हेड कॉस्ट आप निकाल सकते हो इसकी, पर हेड कॉस्ट कितनी आएगी, या पर कंपनी कॉस्ट, या हम कह सकते हैं कि पर कंपनी कॉस्ट कितनी आएगी। इलास्टिसिटी, वर्कलोड कभी कम है, वर्कलोड कभी ज्यादा हो रहा है, तो हमारा सिस्टम जो है सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से सिस्टम है वो इस तरह बना हुआ है कि जब वर्कलोड ज्यादा होगा तो वो एक्सेस डिमांड को भी अकोमोडेट कर लेती हैं, एक्सेस डिमांड को अकोमोडेट वर्कलोड्स। ठीक है, वेरी लार्ज पीक टू एवरेज रेशियोज, इट मींस जब यहां पे ये बात बोल रहा है कि जब डिमांड बहुत ज्यादा होगी पीक टाइम पे, मींस उन्होंने अपने पास रिसोर्सेस का पूरा, हार्डवेयर रिसोर्सेस का, जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं उन्होंने पूरा इंतजाम रखा हुआ है। ठीक है, उन्होंने पूरा उसके लिए इंतजाम रखा हुआ है कि जब भी कभी पीक डिमांड ज्यादा होगी हमारे पास पूरे हार्डवेयर रिसोर्सेस वेल मैनेज्ड हैं, पूरा हमारे पास इंतजाम है, हमें सिर्फ अपना, हमारा जो नेटवर्क इंजीनियर है उसको सिर्फ आके के अपना एडमिन को अपना बटन जो उसका काम है उसको वो करना है, बस काम हो जाएगा। यूजर कन्वीनियंस, वर्चुअलाइजेशन, ठीक है, वर्चुअलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं, अलाउस टू ऑपरेट इन अ फैमिलियर एनवायरनमेंट अदर देन आइडियोसेंट्रिक वंस। तो वर्चुअलाइजेशन का फीचर आजकल डेट में आ चुका है, जिसमें कि वर्चुअल फीचर यूज करके के एक जो आपके यूजर्स हैं वो इजीली अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ क्लाउड्स की तरफ आते हैं, तो ये तो हो गया कि क्लाउड्स के कुछ, अभी हमने डिस्कस करा कि क्लाउड्स के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो मेन जो मोटिव एडवांटेज है दैट इज रिडक्शन इन कॉस्ट, जो मेन एडवांटेज है दैट इज रिडक्शन इन कॉस्ट। अब सबसे पहले जो टाइप ऑफ क्लाउड है दैट इज योर पब्लिक क्लाउड। नाम से मालूम पड़ता है कि एक ऐसी क्लाउड सर्विस जिसको एन नंबर ऑफ कंपनीज जो हैं पब्लिक मोड में यूज कर रही हैं। ठीक है, पब्लिक क्लाउड जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में या एक शहर में एक पार्क है, दैट इज योर पब्लिक पार्क, तो एनीवन कैन कम एंड गो किसी भी टाइम पे, फॉर एग्जांपल कभी भी वो आ सकता है, कभी भी कोई जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, दैट इज अ पब्लिक प्लेस। तो पब्लिक क्लाउड मींस एन नंबर ऑफ कंपनीज जो हैं वो उस पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से जो है अपनी सेवाएं ले सकती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इज मेड अवेलेबल टू जनरल पब्लिक और ए लार्ज इंडस्ट्री ग्रुप एंड इज ओन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग क्लाउड सर्विसेज। ठीक है, तो जनरल पब्लिक के लिए अगर हम सर्विसेज अवेल करा रहे हैं या एक लार्ज इंडस्ट्री ग्रुप के लिए, तो दैट इज योर पब्लिक क्लाउड। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका है प्राइवेट क्लाउड की इंफ्रास्ट्रक्चर इज जब एक पर्टिकुलर एक कंपनी के लिए आपने क्लाउड सर्विसेज बनाई है, फिजिकल फैसिलिटी उसके लिए अरेंज करी है, तो दैट इज नोन एज अ प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, ठीक है। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका हाइब्रिड का, कि जहां पे हम पब्लिक, प्राइवेट और कम्युनिटी को मिला के एक फिजिकल फैसिलिटी अरेंज करें, तो दैट इज देन इट इज नोन एज द हाइब्रिड क्लाउड। ठीक है, पब्लिक, प्राइवेट और कम्युनिटी को मिला के जब हम अरेंज कर रहे हैं,
अदर टाइप्स कम्युनिटी फेडरेटेड, ये कुछ दूसरे टाइप्स ऑफ आपके जो है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं। ठीक है, अब कुछ बातें निकल के आती हैं कि इसके पहले भी और कंप्यूटिंग मॉडल्स थे, तो कुछ बातें निकल के आती हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो मॉडल है वो सक्सेसफुल क्यों है और दूसरे जो मॉडल्स थे वो फेल क्यों हो गए। ठीक है, तो अगर रफली बात करें तो बिकॉज ऑफ देयर एडवांटेजेस, जो हमने जस्ट अभी डिस्कस करे कि इनके एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, तो बेटर पोजीशन टू एक्सप्लॉइट रिसेंट एडवांसेस इन सॉफ्टवेयर्स, तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है कि जो आपके रिसेंट एडवांसेस हुए हैं सॉफ्टवेयर्स में, ये उनको बेसिकली यूज करता है नेटवर्किंग में, स्टोरेज में, प्रोसेसर टेक्नोलॉजीज। ठीक है, प्रमोटेड बाय सेम कंपनीज। ठीक है, तो जो भी आपके रिसेंट एडवांटेजेस हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं आपके किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी में, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में, वो सारे के सारे इस क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, क्लाउड कंप्यूटिंग उन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को यूज कर रही है। बस इकोनॉमिकल रीजंस, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करने से जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है वो आपकी काफी मिनिमाइज हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है। एक रीजन ये भी है। ठीक है, एंड एक रीजन ये कह सकते हैं कि जो आपकी स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज हैं उनके पास इतना सफिशिएंट बजट नहीं है कि वो एक पहले तो एक फिजिकल फैसिलिटी को लगाएं, उसके बाद उस पर्टिकुलर फिजिकल फैसिलिटी की रनिंग कॉस्ट को बियर करें। ठीक है, आगे बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट कॉस्ट की। अगर हम बात करें, मैनेजमेंट रीजंस हैं, जो आपके एक सिंगल क्लाउड जो है वो आपका होमोजेनियस भी हो सकता है और क्लाउड जो है वो आपका हेट्रोजेनियस भी हो सकता है। ठीक है, रिसोर्सेज जो है वो आप आर इन अ सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन, रिसोर्सेज जो है वो आपके सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन्स में, सिक्योरिटी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, फॉल्ट टॉलरेंस, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज आर लेस चैलेंजिंग देन इन अ हेट्रोजेनियस एनवायरनमेंट विद रिसोर्सेज इन अ मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन्स। तो यहाँ पे ये बात निकल के आई कि जब आपका होमोजेनियस वाला फीचर है तो उसमें ये सारे चैलेंजेस जो हैं ये सारे चैलेंजेस आपके खत्म हो जाते हैं। सिक्योरिटी, रिसोर्स मैनेजमेंट, फॉल्ट टॉलरेंस, क्वालिटी ऑफ सर्विस, ये सारे चैलेंजेस जो हैं ये आपके उसमें एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, चैलेंजेस क्या है? अब ये बात है कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग इतना फेमस क्यों हुआ? क्लाउड कंप्यूटिंग फेमस होने का मेन रीजन ये है कि इसके एडवांटेजेस ज्यादा हैं और इसके सामने चैलेंजेस या हम कहें कि डिसएडवांटेजेस जो हैं वो बहुत कम है। अब जो इसके सामने चैलेंजेस हैं, दे कैन बिकम न्यू रिसर्च एरियाज, दे कैन बिकम न्यू डोमेन्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज, व्हाट हैपेंस व्हेन सर्विसेज प्रोवाइडर कैन नॉट डिलीवर। अब जब एक सवाल होता है कि वैसे तो आज तक कोई इंसिडेंट सुना नहीं मैंने, लेकिन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जब कोई सर्विस प्रोवाइडर अगर सर्विस ना प्रोवाइड कर पाए तो इट मींस जो आपकी क्लाइंट कंपनी है उसका सारा काम अटक जाएगा, उसका सारा काम जो है वो अटकने वाला है। तो इन दैट केस जो टोटली डिपेंडेंट हैं आपकी क्लाउड प्रोवाइडर कंपनी के ऊपर, उनके काम में क्या हुआ? उनका काम तो भाई पूरा, उनका काम तो जो है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए गया। डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ऑडिटेबिलिटी, ये आपका एक सीरियस प्रॉब्लम है। अब मेजर बात ये है कि जो भी 9 to 6 में एक आईटी इंजीनियर ने काम करा, फॉर एग्जांपल एक्स क्लाइंट कंपनी का डेटा रिकॉर्ड है 9 hours a day 5 days a week का। ठीक है, आईटी इंजीनियर ने काम करा, अब वो अल्टीमेटली है तो किसी दूसरी कंपनी के पास ही, अल्टीमेटली वो फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी का डेटा रिकॉर्ड है तो मेरे पास तो नहीं है, मेरी कंपनी के अंदर तो नहीं है, वो है तो किसी दूसरी कंपनी के पास ही। तो चांसेस हैं इस बात के कि कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द डेटा रिकॉर्ड्स या सिक्योरिटी ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स में बी कॉम्प्रोमाइज्ड। वैसे होता नहीं है लेकिन चांसेस है कि मे बी, आई एम यूजिंग द वर्ड मे बी कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ सर्विसेज, जो सर्विसेज हैं वो एन नंबर ऑफ टाइप की सर्विसेज हैं, डेटा ऑर्गेनाइजेशन, यूजर इंटरफेसेस अवेलेबल एट डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है,
वंस ए कस्टमर इज हुक टू वन प्रोवाइडर इट इज हार्ड टू मूव टू अनदर। अब ये बोल रहा है कि अगर एक कस्टमर, एक क्लाइंट कंपनी जो है अगर एक सर्विस प्रोवाइडर के पास आ जाता है तो फिर दूसरे के पास मूव करना आसान नहीं होता है, क्योंकि अगर हम, इसका रीजन क्या है कि अगर एक कस्टमर अगर एक सर्विस प्रोवाइडर से जो है सर्विसेज लेता है तो उसके लिए बकायदा पहले एक एग्रीमेंट साइन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज SLA, एंड इसका फुल फॉर्म है आपका दैट इज सर्विस लेवल एग्रीमेंट। ठीक है, अब इस सर्विस लेवल एग्रीमेंट के अंदर दोनों पार्टीज के बीच में, और इसमें एक पर्सन होता है दैट इज ब्रोकर, जो दो पार्टीज के बीच में एज ए मीडिएटर एक्ट करता है, डील करवाता है। तो दोनों पार्टीज के बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस क्या डिसाइड हुई हैं, इसलिए यहाँ पे ये बात बोल रहा है कि अगर एक क्लाइंट कंपनी एक सर्विस प्रोवाइडर के साथ अटैच हो गई तो मूव करना इतना आसान नहीं है। ठीक है ना, तो क्योंकि भाई बकायदा एक एग्रीमेंट साइन होता है, और जो भी ये एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं ऑल दीज आर लीगल एग्रीमेंट्स, या फिर आप बोल सकते हो कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन टू पार्टीज। ठीक है, सो ठीक है, तो डेटा ट्रांसफर जो है, बॉटलनेक डेटा ट्रांसफर जो है, ये आपका एक बॉटलनेक लाइक कंडीशन बन जाती है। हिंदी मीनिंग पता होगा बॉटलनेक का मीनिंग क्या है। ठीक है, मैनी एप्लीकेशंस आर डेटा इंटेंसिव, तो डेटा, तो उसके लिए आपका क्या है, आपकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, ठीक है, बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा चाहिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अब इसके आगे का जो क्लास है हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल।